दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन बाय एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड बुक को पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं द मिस्ट्री नाइट बुक के चैप्टर 10 के बारे में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग ने डंक को टूर्नामेंट का 12 फुट लंबा भाला पकड़ाया और फिर चेतावनी देते हुए कहा, सर सावधान रहना। दूसरे स्क्वायर कह रहे थे कि सर उथोर अपने घोड़े पर बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं और वो बहुत फुर्तीले हैं। तब डंक कहता है, फुर्तीला? उसकी ढाल पर तो एक घोंघा बना हुआ है, वह भला कितना ही फुर्तीला हो सकता है। और फिर डंक ने अपने भाले को सीधा किया और अपने घोड़े थंडर को धीरे धीरे आगे दौड़ाना शुरू किया। फिर डंक मन में सोचता है, एक जीत और फिर मेरी स्थिति पहले से काफी बेहतर हो जाएगी, और 2 जीत मुझे काफी आगे पहुंचा देगी। इस भीड़ में 2 जीत की उम्मीद करना कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम लॉटरी के मामले में मैं भाग्यशाली तो रहा। मुझे ओल्ड ओक या किर्बी पिम या कोई लोकल हीरो भी प्रतिद्वंदी के रूप में मिल सकते थे। फिर डंक आगे सोचने लगता है, क्या मास्टर ऑफ गेम जानबूझकर हेज नाइट को आपस में लड़वा रहा है ताकि किसी भी लॉर्डलिंग या लॉर्ड को पहले दौर में ही किसी भी दूसरे हेज नाइट से हारने की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े? पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आर्लिन हमेशा कहा करते थे, एक बार में एक दुश्मन। अभी तो बस मुझे सर उथोर की चिंता करनी चाहिए। सर उथोर और डंक स्टैंड के पास में मिले, जहां पर लॉर्ड और लेडी बटरवेल मंच की दीवार पर छांव में अपने सिंहासन पर बैठे थे, और उनके बगल में लॉर्ड फरे बैठे थे और उनकी गोद में उनका बेटा था जिसकी नाक बह रही थी। कुछ नौकरानियां उन्हें पंखों से हवा डाल रही थी, और फिर भी लॉर्ड और लेडी बटरवेल दोनों गर्मी के मारे बहुत परेशान थे। लेडी बटरवेल के बाल पसीने से चिपचिपे हो गए थे और वह गर्मी से बोरियत और बेचैनी महसूस कर रही थी। लेकिन जब उसने डंक को देखा तो उसने अपनी छाती को इस तरह से आगे फुलाया कि डंक यह देखकर शर्म से लाल हो गया। डंक ने अपना भाला लॉर्ड और लेडी बटरवेल के सम्मान में झुकाया, और सर उथोर ने भी ठीक वैसा ही किया। लॉर्ड बटरवेल ने उन दोनों को अच्छे मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी, तो वहीं पर लेडी बटरवेल ने अपनी जीभ बाहर निकालकर डंक को चिढ़ाया। अब मुकाबले का समय आ गया था, तो डंक अपने घोड़े थंडर को दौड़ाते हुए मैदान के दक्षिण शोर की तरफ चला गया। तो वहीं पर 80 फुट की दूरी पर उसका प्रतिद्वंदी सर उथोर अपनी जगह ले रहा था। सर उथोर का घोड़ा थंडर से थोड़ा छोटा था, लेकिन वह ज्यादा जवान और ज्यादा जोशीला था। सर उथोर ने हरे रंग के इनेमल प्लेट का बना हुआ एक कवच पहन रखा था, और उसके हेलमेट पर हरे और ग्रे रंग की रेशम की पट्टियां लहरा रही थी। उसकी ढाल पर एक घोंघा बना हुआ था। तब डंक मन में सोचता है, एक अच्छा कवच और एक अच्छा घोड़ा, इसका मतलब है कि अगर मैं उसे घोड़े से गिरा दूं तो मुझे एक अच्छी खासी फिरौती मिल जाएगी। तभी एक तुरही बजी, और फिर डंक ने अपने घोड़े थंडर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। डंक ने अपने भाले को सीधा किया और अपनी ढाल को लेफ्ट साइड में तिरछा करके पकड़ दिया ताकि उसके प्रतिद्वंदी का बार उस ढाल पर फिसल सके। और फिर डंक ने अपने घोड़े को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया, और डंक अपने आप से कहने लगता है, हम सब एक है, आदमी, घोड़ा, भाला, हम सब खून, लकड़ी और लोहे के जानवर है। तो वहीं पर दूसरी ओर सर उथोर पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, और उनका घोड़ा अपने खुर से धूल और मिट्टी के बादल उड़ा रहा था। जब डंक और सर उथोर के बीच में महज 40 गज की दूरी रह गई, तब डंक ने अपने घोड़े को तेज और सरपट दौड़ाना शुरू कर दिया, और अपने भाले की नोक को सर उथोर के चांदी के बने हुए घोंघे पर निशाना साधा। अब डंक की आंखों के सामने से तपता हुआ सूरज, महल, लॉर्ड और लेडी बटरवेल, जॉन द फिडलर, सर मेनार्ड, नाइट्स और स्क्वायर और स्मॉल फोक सब के सब पीछे ओझल हो गए। अब सिर्फ डंक का प्रतिद्वंदी ही उसके सामने था, और डंक सर उथोर के घोंघे की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वह घोंघा डंक की तरफ तेजी से आ रहा था, और सर उथोर के घोड़े के हर कदम के साथ वह घोंघा बड़ा होता जा रहा था। और उसके साथ में सर उथोर का भाला, जिसके आगे लोहे का मुक्का लगा हुआ था, वह भी तेजी के साथ डंक की तरफ आ रहा था। तब डंक मन में सोचता है, मेरी ढाल मजबूत है और मेरी ये ढाल यह वार झेल लेगी। मेरे लिए सिर्फ घोंघा ही मायने रखता है। घोंघे पर वार करो और जीत मेरी होगी। जब डंक और सर उथोर के बीच में महज 10 गज की दूरी बची, तो सर उथोर ने अपने भाले की नोक को ऊपर की ओर कर दिया। जैसे ही डंक का भाला सर उथोर की ढाल पर जाकर लगा,
तो डंक के कानों में एक जोरदार कड़क की आवाज गूंजी और फिर डंक के हाथ और कंधों पर एक जोरदार झटका महसूस हुआ। लेकिन डंक यह नहीं देख पाया कि उसका बार ठीक निशाने पर लगा है या नहीं, क्योंकि सर उथोर का लोहे का वह मुक्का सीधा डंक की दोनों आंखों के बीच में आके लगा, जिसके पीछे सर उथोर और उसके घोड़े की पूरी ताकत लगी हुई थी और डंक एक ही झटके में नीचे धड़ाम से गिर जाता है। जब डंक की आंख खुली तो वह पीठ के बल लेटा हुआ था और ऊपर बैरल वॉल्ट वाली छत को ताक रहा था। उसे एक पल के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह कहां पर है और यहाँ पर वो कैसे पहुंचा। डंक के सिर में आवाजें गूंज रही थी और उसके सामने से कुछ चेहरे गुजर रहे थे। वह बुढ़ा सर आर्लन, टेंसल टू टोल, सर बेनिस, रेड विडो, बेलोर द ब्रेक्सपियर, एरियन द ब्राइट फ्लेम और लेडी वेथ। फिर डंक को अचानक से घुड़सवारी वाला वह मुकाबला याद आया, वह गर्मी, वह घोंघे का निशान और वह लोहे का मुक्का जो इसके चेहरे की तरफ आ रहा था। डंक दर्द से करा उठा और अपनी कोहनी के बल करवट ली। तो जैसे ही वह हिला तो उसके सिर में ऐसा जोरदार दर्द होने लगा जैसे कोई युद्ध का विशाल नगाड़ा बज रहा हो। कम से कम उसकी दोनों आंखें ठीक से काम कर रही थी और उसके सिर में कोई छेद भी महसूस नहीं हुआ, जो कि एक अच्छी बात थी। डंक ने देखा कि वह किसी तहखाने में है जहां चारों तरफ शराब और बियर के पीपे रखे हुए हैं। तो उसने सोचा कि कम से कम यहाँ पर ठंडक तो है और पीने के लिए चीज उसके पास में है। और डंक के मुंह में खून का स्वाद आ रहा था तो डंक को एक पल के लिए डर महसूस हुआ कि कहीं उसने जीभ तो नहीं काट ली। अगर ऐसा हुआ तो वह बेवकूफ होने के साथ साथ गूंगा भी हो जाएगा। और तभी एक आवाज आती है, गुड मोरो, और वह आवाज छत से टकराकर गूंज उठी। तब डंक अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश से डंक को पूरा तहखाना घूमता हुआ सा नजर आने लगा। तभी पास में एक कांपती हुई सी आवाज आई, धीरे से उठो, धीरे। और एक झुका हुआ बुढ़ा आदमी डंक के बिस्तर के पास आया, जिसने अपने लंबे बालों जितने ही गहरे रंग के कपड़े पहने थे और उसके गले में मेटल से बने हुए छल्लों की एक चेन थी जिसे मिस्टर पहनते थे। उस आदमी का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी नाक किसी बड़ी चोंच के जैसे थी और उसने कहा, शांत रहो और मुझे अपनी दोनों आंखों को देखने दो। उसने डंक की दोनों आंखों को अपनी उंगलियों से खोलकर बारी बारी से चेक किया। तब डंक कहता है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तब वह मिस्टर कहता है, शुक्र मनाओ के सिर अभी भी तुम्हारे कंधों पर है सर, लो इसे पियो, इससे कुछ आराम मिलेगा, इसे पी लो। तब डंक वह कड़वी दवाई की हर एक बूंद को बिना थूके निगल लिया। फिर डंक ने अपना मुंह पहुंचते हुए कहा, उस टूर्नामेंट का क्या हुआ, मुझे बताओ वहाँ पर क्या चल रहा है। तब उस मिस्टर ने जवाब दिया, वही बेवकूफी जो हमेशा से इस मुकाबले में होती है। लोग एक दूसरे को भालों से, घोड़ों से नीचे गिरा रहे हैं। लॉर्ड स्मॉलवुड के भतीजे की कलाई टूट गई है तो वहीं पर सर एडन रिस्ले का पैर उन्हीं के घोड़े ने कुचल दिया, लेकिन अब तक कोई मरा नहीं। लेकिन मुझे आपके लिए डर था सर। तब डंक कहता है, क्या मैं अपने घोड़े से नीचे गिर गया था? डंक को अभी भी अपना सिर भारी महसूस हो रहा था, जैसे कि उसमें ऊन भरी हो, वरना उसने ऐसा बेवकूफी भरा सवाल कभी भी नहीं पूछा होता। तब वह मिस्टर कहता है, एक ऐसी जोरदार टक्कर की आवाज जिसने सबसे ऊंची दीवारों तक को हिला दिया, और जिन लोगों ने तुम पर अपने सिक्के दांव पर लगाए थे वो बहुत दुखी और परेशान थे। तुम्हारा स्क्वायर तो जैसे पागल ही हो गया था। अगर मैंने उसे यहाँ से भगाया नहीं होता तो वह अभी भी आपके साथ यहाँ पर बैठा होता। मुझे अपने काम के बीच में बच्चे नहीं चाहिए, तो मैंने उसका कर्तव्य याद दिलाया। तब डंक को लगा कि उसे खुद भी याद दिलाने की जरूरत है, और फिर डंक कहता है, कौन सा कर्तव्य? तब वह मिस्टर कहता है, आपका घोड़ा, आपके हथियार और कवच सर। तब डंक याद करते हुए कहता है, हाँ, वह लड़का एक अच्छा स्क्वायर है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। मैंने सर आर्लिन की तलवार और वह कवच खो दिया जो स्टीली पेट ने मेरे लिए बनाया था। फिर मिस्टर ने कहा, वह तुम्हारा दोस्त फिडलर, वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और उसने कहा था कि तुम्हारा सबसे अच्छा ख्याल रखा जाए, तो मैंने उसे भी बाहर निकाल दिया। तब डंक कहता है, तुम कब से मेरा इलाज और देखभाल कर रहे हो? डंक ने अपनी तलवार चलाने वाले हाथों की उंगलियों को मोड़ा और वो सभी अभी भी सही से काम कर रही थी। तब मिस्टर कहता है, सनडायल यानी कि धूप की घड़ी के हिसाब से 4 घंटे। तब डंक कहता है, 4 घंटे उतना भी बुरा नहीं है। मैंने एक बार एक ऐसे नाइट के बारे में सुना था जिसे इतनी जोर से चोट लगी थी कि वह 40 साल तक सोता रहा, और जब वह जागा तो उसने खुद को बुढ़ा और कमजोर पाया। क्या तुम जानते हो कि सर उथोर ने अपना मुकाबला जीता या नहीं? शायद वह घोंगा यह टूर्नामेंट जीत जाए। अगर डंक खुद को यह समझा पाता कि वह मैदान के सबसे अच्छे नाइट से हार गया तो डंक की इस हार का दर्द थोड़ा कम हो जाता। तब वह मिस्टर कहता है, वह वाला बिल्कुल जीत गया। उसने दुल्हन के चचेरे भाई सर एडम फ्रे को हराया। सर एडम फ्रे एक होनहार भाला चलाने
चलाने वाला योद्धा है। जब सर एडम फ्रे घोड़े से नीचे गिरे तो लेडी बटरवेल बेहोश हो गई, तो उन्हें उनके कमरे में ले जाने के लिए मदद करनी पड़ी। डंक अपने आप को जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश करने लगा, तो जब वह उठा तो वह लड़खड़ा गया। तब मिस्टर ने उसे संभालने में मदद की। फिर डंक कहता है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मुझे जाना है, मुझे अभी यहाँ से जाना है। तब उस मिस्टर ने चिढ़कर कहा, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो यह इतना भी जरूरी नहीं है। बस मेरी इतनी सी सलाह है कि तुम भारी खाना खाने से बचो, और मैं तुम्हें कड़क शराब ना पीने और अपनी आंखों के बीच में और ज्यादा चोट ना खाने की सलाह दूंगा। मैंने बहुत पहले यह सीख लिया था कि नाइट किसी की बात को नहीं सुनते। हाँ, तुम जाओ, मुझे और भी मूर्खों को देखना है। जब डंक वहाँ से बाहर निकला तो डंक ने नीले चमकीले आसमान में एक बाज को बड़े बड़े चक्कर लगाते हुए देखा, तो डंक को उस बाज से ईर्ष्या हुई। तो वहीं पर पूरब की तरफ से कुछ बादल जमा हो रहे थे, और ये बादल डंक के उदास मन की तरह गहरे काले रंग के थे। जब डंक वापस टूर्नामेंट के मैदान की ओर जा रहा था तो तेज धूप उसके सिर में ऐसे पड़ रही थी जैसे कि कोई एनविल पर हथौड़ा। डंक को अपने पैरों के नीचे से जमीन हिलती हुई सी महसूस हो रही थी, या शायद यह उसका अपना लड़खड़ाना था। तहखाने की सीढ़ियां चढ़ते हुए वह लगभग 2 बार गिरते गिरते बचा। डंक मन में सोचता है, मुझे एक की बात मान लेनी चाहिए थी। डंक अब धीरे धीरे भीड़ के किनारे से होते हुए बाहर के यार्ड से गुजरा। जब डंक ने देखा कि मैदान में मोटे लॉर्ड एलिन कोक्सा को उनके 2 स्क्वायर उसे मैदान से बाहर ले जा रहे थे, और लॉर्ड एलिन ताजा ताजा ही सर ग्लेंडन का शिकार बने थे, तो वहीं पर उनका तीसरा स्क्वायर एलिन का हेलमेट पकड़े हुआ था, जिसके ऊपर लगे हुए तीनों पंख टूट चुके थे। एक बार फिर से तुरही बजी और फिर से अगले मुकाबले के लिए नाम पुकारे गए। सर जॉन द फिडलर और नाइट ऑफ द ट्विंस हाउस फ्रे के सर फ्रैंकलिन, जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द क्रॉसिंग के प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली है, दोनों आगे आए और अपनी वीरता को सिद्ध करें। डंक बस खड़ा होकर यह सब देखता रहा जब जॉन द फिडलर का बड़ा काला घोड़ा नीले रेशम, सुनहरी लाल और सारंगियों की सजावट के साथ मैदान में उतरा। जॉन द फिडलर की ढाल, उनका कवच, पैरों और गर्दन के कवच भी नीले रंग के थे। तो वहीं पर दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंदी सर फ्रैंकलिन फ्रे एक चितकबरे भूरे घोड़े पर सवार थे, और उसकी ढाल, उसके कवच और घोड़े की सजावट पर हाउस फ्रे का नीले रंग का द ट्विंस किला बना हुआ था, जो कि एक नीले रंग के पुल से जुड़ा हुआ था। उन्होंने एक दूसरे पर हमला करने के लिए अपने अपने घोड़े दौड़ाए। डंक खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तब डंक अपने मन में सोचता है, डंक द लंक, किले की दीवार जितना मोटा दिमाग। फिर डंक अपने आप को कोसता है और कहता है, उसकी ढाल पर घोंघे का निशान बना हुआ था। भला तुम ऐसे आदमी से कैसे हार सकते हो जिसकी ढाल पर घोंघा बना हो। और तभी एक जोरदार शोर और उसके चारों ओर जय जयकार हुई। तब डंक ने ऊपर देखा तो फ्रैंकलिन फ्रे अपने घोड़े से नीचे गिरे हुए थे। तब जॉन द फिडलर अपने घोड़े से नीचे उतर गया ताकि वह गिरे हुए अपने प्रतिद्वंदी को उठाने में मदद कर सके। जॉन द फिडलर अपने ड्रैगन अंडे को पाने के एक और कदम करीब पहुंच गया। फिर डंक ने उदास होकर सोचा, और मैं कहां पर हूं? अब डंक धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जैसे ही वह पिछले गेट के पास से पहुंचा तो डंक ने पिछली रात के दावत में आए हुए उन बोनों की टोली को देखा, जो यहाँ से जाने की तैयारी कर रही थी, जो अपने लकड़ी के बने हुए सुअर को एक दूसरी साधारण गाड़ी से बांध रहे थे। डंक ने देखा कि वो 6 लोग थे, और हर कोई पिछले वाले बोने से छोटा और ज्यादा बेडोल था। उनमें से शायद कुछ बच्चे रहे होंगे, लेकिन वो सभी इतने छोटे थे कि यह बताना मुश्किल था कि उनमें से कुछ बच्चे हैं। दिन की रोशनी में वो घोड़े की खाल की पतलून और मोटे कपड़े के हुड पहने हुए थे। आज वो उतने खुश मिजाज नहीं लग रहे थे जितने कि वो कल रात रंग बिरंगे कपड़ों में लग रहे थे। तब डंक शिष्टाचार दिखाते हुए उनसे कहता है, सुप्रभात, क्या तुम सब लोग यहाँ से विदा ले रहे हो और अपनी यात्रा पर निकल रहे हो? पूरब में बादल छाए हुए हैं, इसका मतलब यह है कि बारिश हो सकती है। तब उन बोनों में से सबसे बदसूरत बोने ने डंक को घूर कर देखा और कहा, तुम वही हो ना जिसने मुझे कल रात लेडी बटरवेल के ऊपर से हटाया था? करीब से देखने पर उस छोटे बोने में शौचालय जैसी बदबू आ रही थी। हवा का एक झोंका डंक के कदम को तेज करने के लिए काफी था, और डंक वहाँ से तेजी से आगे बढ़ गया। मिल्क हाउस को पार करने में डंक को उतना ही समय लगा जितना उसे और एग को कभी डोर्न के रेगिस्तान को पार करने में लगा। डंक दीवारों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे चल रहा था, और बीच बीच में वह थक कर रुक जाता जब उसे दुनिया ज्यादा घूमती हुई नजर आती। फिर डंक ने मन में सोचा, बस एक घूंट, मुझे एक घूंट पानी चाहिए, वरना मैं यहाँ पर गिर पड़ूंगा। और तभी वहाँ से पास में गुजरने वाले एक अस्तबल कर्मी ने डंक को पास के कुएं का रास्ता दिखाया। जब डंक कुएं की तरफ जा रहा था तो सामने उसे सर काइल मिले, जो सर मेनार्ड के साथ में दबी हुई
आवाज में बातें कर रहे थे। सर काइल के कंधे निराशा और हताशा के साथ झुके हुए थे। जब उन्होंने डंक को अपनी ओर आते हुए देखा तो सर काइल ने कहा, सर डंकन, हमने सुना था कि तुम मर गए हो या मरने वाले हो। तब डंक ने अपने कनपट्टी को रगड़ा और कहा, काश मैं सचमुच मर गया होता। तब सर काइल ने एक आह भरी और कहा, मैं उस एहसास को अच्छी तरह से जानता हूँ सर डंकन। लॉर्ड कैसवेल ने मुझे पहचाना तक नहीं। जब मैंने उन्हें बताया था कि मैंने उनकी पहली लकड़ी की तलवार बनाई थी तो उन्होंने मुझे ऐसे घूरा जैसे कि मैं पागल हो गया हूँ। और फिर उन्होंने कहा, बिटर ब्रिज में ऐसे कमजोर नाइट की कोई जगह नहीं है जैसा मैं साबित हुआ हूँ। और उन्होंने मेरे हथियार कवच भी छीन लिए और यहाँ तक कि मेरा घोड़ा भी ले लिया। अब मैं क्या करूंगा सर डंकन? तो डंक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तब डंक मन में सोचता है, यहाँ तक कि एक फ्री राइडर को भी एक घोड़े की जरूरत होती है। सेल्सवर्ड के पास बेचने के लिए अपनी तलवारें होनी चाहिए। फिर डंक पानी की बाल्टी को ऊपर खींचता है और कहता है, तुम्हें दूसरा घोड़ा मिल जाएगा सर। 7 किंगडम में घोड़ों की कोई कमी नहीं है। तुम्हें और कोई लॉर्ड मिल जाएगा जो तुम्हें हथियार दे देगा। फिर डंक ने उस बाल्टी में से पानी पिया। तब सर काइल कहते हैं, क्या तुम किसी ऐसे लॉर्ड के बारे में जानते हो? मैं तुम्हारी तरह इतना जवान और ताकतवर तो नहीं हूँ और ना ही विशाल पुरुषों की हमेशा ज्यादा डिमांड होती है। मिसाल के तौर पर आप लॉर्ड बटरवेल को ही देख लो, उसे बड़े कद काठी के नाइट ज्यादा पसंद आते हैं। जरा उस टॉम हेडल को देखो, क्या तुमने उसे मुकाबले करते हुए देखा है? उसके सामने आने वाले हर प्रतिद्वंदी को उसने जमीन पर पटक दिया और ऐसा ही फायरबॉल के बेटे सर ग्लेंडन ने किया और ठीक वैसा ही जॉन द फिडलर ने किया। काश जॉन द फिडलर वह व्यक्ति होता जिसने मुझे घोड़े से नीचे गिराया होता, तो वह इसके बदले में फिरौती लेने से साफ इनकार कर देता और मेरे पास अभी भी मेरा कवच, तलवार और मेरा घोड़ा होता। जॉन द फिडलर कहता है कि उसे ड्रैगन के अंडे से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए और उसके साथ में वह यह भी कहता है कि बस हारने वाले प्रतिद्वंदी की दोस्ती भी मिल जाए। यह उसकी सूरबीरता की मिसाल है। तब सर मेनार्ड हंसते हैं और कहते हैं, उसे बहादुरी की सारंगी कहो। फिडलर एक ऐसा तूफान मचा रहा है और हम सब के लिए यही अच्छा होगा कि उसके आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब डंक कहता है, क्या वह फिरौती नहीं लेता? यह तो उसकी बहादुरी और उदार भरा काम है। तब सर मेनार्ड कहते हैं, जब आपका पर्स सोने से भरा हो तो ऐसी उदारता दिखाना बहुत आसान होता है सर डंकन। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है तो तुम्हारे लिए यहाँ से चले जाना ही सबसे बेहतर है। अभी भी देर नहीं हुई है। तब डंक कहता है, कहाँ जाऊँ मैं? तब सर मेनार्ड ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, कहीं भी सर डंकन, विंटरफेल, समरहोल या शेडोलैंड असाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ मत रहो। जब तक सर उथोर यहाँ पर नहीं है, तुम अपना घोड़ा और आर्मर लो और पीछे के गेट से खिसक लो। किसी को भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी। और वहीं पर उस घोंगे सर उथोर को अपने अगले मुकाबले की चिंता है। बाकी सब लोगों की नजर सिर्फ इस टूर्नामेंट पर टिकी हुई है। तब एक पल के लिए डंक का मन डोल गया। फिर डंक मन में सोचता है, जब तक उसके पास हथियार और घोड़ा है तब वह एक नाइट ही रहेगा। उसके बिना वह एक भिखारी से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक बड़ा भिखारी। लेकिन उसके हथियार और कवच अब सर उथोर के है और थंडर घोड़ा भी उसी का है। चोर बनने से बेहतर है भिखारी रहना। जब मैं फिलिया बॉटम में था तब फेरेट रॉफ और पुडिंग के साथ घूमता था। तब सर आर्लेन ने मुझे इस तरह की जिंदगी से बचाया था। डंक को पता था कि सर आर्लेन ऑफ द पेनेट्री सर मेनार्ड के इस सुझाव पर क्या जवाब देंगे, लेकिन अब सर आर्लेन तो मर चुके हैं। तो डंक जवाब देता है, एक हेजनाइट का भी अपना सम्मान होता है, अपनी इज्जत होती है। फिर सर मेनार्ड कहते हैं, क्या तुम इज्जत के साथ मरना पसंद करोगे या फिर बदनाम होकर जीना? मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम अपने इस लड़के को लेकर यहाँ से चले जाओ फांसी के नाइट, इससे पहले कि तुम्हारे हथियार ही तुम्हारी नियति बन जाए। तब डंक इस बात से चिढ़ जाता है और कहता है, आप मेरी नियति के बारे में जानते ही क्या हो? क्या आपने भी जॉन द फिडलर की तरह कोई सपना देखा है? और तुम एग के बारे में क्या जानते हो? तब सर मेनार्ड कहते हैं, मैं बस इतना जानता हूँ कि अंडों के लिए फ्राई पैन से दूर रहना ही बेहतर है और मैं जानता हूँ कि व्हाइट वॉल हम जैसे लोगों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। तब डंक कहता है, सर आपके अपने मुकाबले का क्या हुआ? तब सर मेनार्ड कहते हैं, मैंने मैदान में उतरने का जोखिम नहीं उठाया। शगुन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे जरा बताओ कि तुम्हारे हिसाब से वह ड्रैगन का अंडा किसको मिलेगा? तब डंक कहता है, मुझे तो नहीं मिलेगा और 7 गॉड ही जाने किसको मिलेगा। मुझे नहीं पता सर। तब सर मेनार्ड कहते हैं, एक अंदाजा तो लगाओ सर डंकन, आपकी 2 आंखें हैं। फिर डंक ने एक पल के लिए सोचा और कहा, जॉन द फिडलर। तब सर मेनार्ड कहते हैं, वेरी गुड। क्या आप इस अंदाजे की वजह
वजह बताना चाहोगे सर डंकन? तब डंक कहता है, बस मुझे ऐसा महसूस हो रहा। तब मेनार्ड कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक बुरा एहसास उन सब प्रतिद्वंदियों के लिए जो जॉन द फिडलर के सामने आने की नासमझी करेंगे। एग अपने तंबू के बाहर थंडर घोड़े के बालों को ब्रश कर रहा था, लेकिन उसके नजरें कहीं और थी और वह कहीं पर खोया हुआ था। तब डंक मन में सोचता है, लगता है इस लड़के को मेरे गिरने का बहुत गहरा सदमा लगा है। फिर डंक कहता है, बस करो, अगर तुमने और ज्यादा जोर से थंडर को ब्रश किया तो वह भी तुम्हारी तरह गंजा हो जाएगा। तब एग ने डंक को देखकर ब्रश को वहीं पर गिरा दिया और कहा, सर डंकन, मुझे पता था कि कोई बेवकूफ होगा आपको नहीं मार सकता। और फिर एग ने दौड़कर डंक को अपने गले लगा लिया। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।